Good afternoon, students. In previous class, we discussed about excess demand or inflationary gap also. The gap that we see, that is EF, is inflationary gap or excess demand. Now, today we'll discuss more on this and then we'll start deficient demand. Now, what we observe in the given figure of the excess demand? We observe that point E is a point of equilibrium corresponding to full employment of resources. ये जो E पॉइंट है आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है corresponding to full employment. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है माइंड में कि ये जो आपको E जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, यानी कि यहाँ पे जो एग्रीगेट सप्लाई है एंड एग्रीगेट डिमांड है दोनों इक्वल है, AS इक्वल टू AD, लेकिन ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी है वो सब यहाँ पे यूज हो रहा है अपना फुल कैपेसिटी में, यानी कि इससे ज़्यादा यूज आपको नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये हम लोग ऑब्जर्व किए। नेक्स्ट, पॉइंट E1 इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बट corresponding to over full employment of resources. Now we can observe in figure, that is E1, it is also point of equilibrium because here also at this point also AS is equal to AD, not this AD but this AD. So this AD is because of increase in demand, okay, but because we know that E is the point of full employment, so this is beyond the full employment, यानी कि कैपेसिटी जो इकोनॉमी का है प्रोड्यूस करने का उससे आगे चला गया। ठीक है, यदि कैपेसिटी आपको नहीं है प्रोडक्शन का और डिमांड बढ़ जाता है तो हम लोग को मालूम है कि इक्विलिब्रियम कैसे होता है, आपको प्राइस बढ़ जाता है, कीमत बढ़ा देने से फिर जो है डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें इन्फ्लेशनरी गैप, ये जो डिमांड बढ़ा तो क्या क्रिएट किया, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं बल्कि क्या हुआ, महंगाई बढ़ गया, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई बढ़ा नहीं, तो इसलिए उसको इस गैप को, ये जो गैप है दो डिमांड का, उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप इसलिए बोलते हैं। ओके, एट पॉइंट E AD इक्वल टू AS, एट पॉइंट E1 AD इज ग्रेटर देन AS। यहाँ पे जो आपको पॉइंट E1 यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट E1 की बात कर रहा है, यहाँ पे AD इज ग्रेटर देन AS, यहाँ पे इसीलिए बोला गया क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि AD जो है आपको बढ़ गया, ऊपर की तरफ चला गया, AD 0 से AD 1 हो गया, लेकिन जो एक्चुअल जो सप्लाई है, जो एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअल में है वो बढ़ा नहीं, क्योंकि इकोनॉमी जो है अपना फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहा है। हालांकि यहाँ पे AS के साथ यहाँ इक्वल है, यहाँ पे AD इज इक्वल टू AS है, लेकिन वो आपको जस्ट इमेजनरी है, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ जाने से जो है आपको इक्वल तो हो गया, लेकिन जस्ट वो इमेजनरी हो, एक्चुअल में आपको सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, एक्चुअल में इनकम जो है इकोनॉमी का नहीं बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ डॉट 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 करके जो है ये आपको यहाँ दिखाया गया है। AD 0 is the desired aggregate demand at full employment, AD 1 is the actual aggregate demand at beyond full employment level of resources. Now AD 0 को आपको desired बोला गया, desired aggregate demand at full employment। ये जो आपको कर्व आप देख रहे हैं AD 0, इसको बोला गया है desired। desired इसीलिए बोला गया है क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है, यानी कि सभी रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे इतना ही कैपेसिटी है इकोनॉमी को आपको प्रोड्यूस करने का, तो वो डिजायर्ड है, यानी कि उतना ही डिमांड होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई उतना ही हो रहा है इसलिए डिमांड भी उतना है, तो ये डिजायर्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये हो रहा है, डिमांड जो इतना ज़्यादा हो गया, तो एक्चुअल में यदि डिमांड बढ़ गया तो उसका क्या परिणाम हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि महंगाई जो है इतना जो है आपको ज़्यादा डिमांड है सप्लाई से, तो इसलिए महंगाई आपको हो जाता है, इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। Now causes of excess demand. Now what is the main cause or what are the causes of excess demand? Causes of excess demand is increase in money supply.
into the economy. It may be because of increase in consumption, investment, government expenditure and increase in exports. Now actually excess डिमांड जो है क्यों बढ़ जाता है? डिमांड तभी बढ़ेगा जब इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई इंक्रीज होगा. सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज द मेन रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. इट मे बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. यदि कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाएगा, आपको इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, या फिर यदि एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो इस केस में आपको क्या होगा, आपका डिमांड जो है ज़्यादा हो जाएगा. यदि इकोनॉमी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रहा है, इस चीज़ को याद रखना है. इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, यानी कि इकोनॉमी का कैपेसिटी नहीं बढ़ सकता है और फिर जाके आपको एक्सपेंडिचर जो है आपको बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ गया. तो यहाँ पे देखिए, यदि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि इकोनॉमी के पास कैपेसिटी है प्रोडक्शन बढ़ाने का, तो उस केस में क्या होगा, यदि डिमांड बढ़ेगा तो फिर सप्लाई भी बढ़ेगा, और यदि डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगा, ठीक है, इनकम जो है जनरेट होगा, उससे इकोनॉमी जो अच्छा, इकोनॉमी ऊपर जाएगा, अच्छा कंडीशन में रहेगा, और उस समय महंगाई नहीं होगा, इन्फ्लेशन नहीं होगा. इन्फ्लेशनरी गैप जो देखे तो गैप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको उसको इंक्रीज किया जा सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट वर्क नहीं कर रहा है. तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है इसलिए एक्सेस डिमांड यहाँ पे हो जा रहा है. तो कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी. तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ता है, यदि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यदि इंक्रीज हो जाता है तो, या फिर एक्सपोर्ट्स यदि बढ़ जाता है तो. नाउ इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का क्या इम्पैक्ट होगा. द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड. फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट. Now, as there is full utilization of the resources available in the economy, so excess demand does not lead to any increase in the level of employment. चूँकि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है तो डिमांड बढ़ जाने से प्रोडक्शन तो बढ़ेगा नहीं, और यदि प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा. तो इसीलिए आपको एक्सेस डिमांड से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है. इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, it is number 2. Impact on output. Since the resources have already been utilized to the full, thus excess demand does not lead to any increase in the output. जो हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो फुली यूटिलाइज किया जा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमी है, तो यदि फुल एम्प्लॉयमेंट में है तो डिमांड बढ़ने से जो है क्या होगा, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं होगा, प्रोडक्शन जो है नहीं बढ़ेगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होता है. इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, या ये इंपॉर्टेंट है, प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा. एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट चेंज, सो अल्टीमेट प्रेशर विल बी ऑन प्राइस. प्राइस टेंड्स टू राइज एज competition among buyers will push the price up, therefore excess demand leads to inflation. Now impact on price क्या होगा, प्राइस जो है बढ़ जाएगा. चूँकि पहले बता चुके हैं कि प्रोडक्शन जो है आपको यदि नहीं बढ़ेगा, सप्लाई नहीं बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा हो गया यदि सप्लाई से, तो क्या होगा, वो जो एडजस्टमेंट जो होगा आपको मार्केट में, वो यही होगा कि जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज है उसका जो है प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, हम लेंगे तो हम लेंगे बायर्स के बीच में, और यदि कंपटीशन है तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक सेलर वो क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा कि जिसको लेना है वो इतना रुपया में लो, अदरवाइज नहीं लो. तो इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगा. इन द डायग्राम एज शॉन, EF shows the rise of price to achieve the equilibrium, that is AD equal to AS, and this gap is known as inflationary gap. नो इकोनॉमी तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, इक्विलिब्रियम में ला लेगा, ठीक है. एक्चुअल में AD इक्वल टू AS जो होना ही है वो होगा ही, लेकिन किस कंडीशन में होगा, वो महंगाई बढ़ा करके होगा, प्राइस को बढ़ा दिया और फिर जाके जो है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया. लेकिन एक्चुअल में वो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन ग्रो नहीं कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट ग्रो नहीं कर रहा है, वो जैसा कि तैसा ही है. लेकिन डिमांड बढ़ने से जो चीज़ हुआ वो हो गया आपको, वो महंगाई बढ़ गया. और महंगाई जो है इसका आपका ये भी एक रीज़न है, जो इन्फ्लेशन होता है उसका ये भी एक रीज़न है. लेकिन यदि इकोनॉमी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट में वर्क नहीं कर, यानी कि इकोनॉमी के पास में कैपेसिटी है, जैसे इंडिया है,
इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे यदि डिमांड बढ़ेगा इंडिया में तो आपका इकोनॉमी जो है ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगा। और इसीलिए इंडिया जो आपको फास्टली आपको ग्रो कर रहा है। ये रिसेंट कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स का बात छोड़ दे तो इंडिया जो आपको ग्रो फास्टली कर रहा था, तेज़ी में कर रहा था। उसका जो सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे जो आपको रिसोर्सेज का कमी नहीं है, ये अनयूटिलाइज्ड है, इसको यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। और डिमांड यदि यहाँ पे इंडिया में बढ़े, क्योंकि पॉपुलेशन का यहाँ पे कमी नहीं है, तो डिमांड यदि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आपको सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है और इसलिए इकोनॉमी जो है ग्रो कर रहा है। सो इन द डायग्राम एज शोन, EF shows the rise of price to achieve the equilibrium and this gap AD1 minus AD0 is known as inflationary gap. Inflationary gap आप डायग्राम में देख चुके हैं। यहाँ पे आप इन्फ्लेशनरी गैप को देख चुके। ये जो आपको लाइन है EF AD1 माइनस AD0 ये बच जाएगा, तो ये जो गैप इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे, क्योंकि वो जो है आपको एक्सेस डिमांड के चलते जनरेट हुआ है। चूँकि एक्सेस डिमांड हो गया, इसी के चलते वो महंगाई जो है आपको वो गैप जो है जनरेट हुआ। यदि एक्सेस डिमांड नहीं होता तो महंगाई नहीं होता है, इन्फ्लेशन नहीं होता। इसलिए इस गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। यानी कि जो गैप जो प्रोड्यूस हुआ है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है और जो आपको रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में, तो आपको यही डायग्राम बनाना है। पहले एक्सप्लेन कर देना है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्यों होता है, और फिर जो आप डायग्राम बनाएंगे वो यही डायग्राम आप बनाएंगे एक्सेस डिमांड का। इसीलिए ये आपको दो चीज़ में हेल्प करेगा ये डायग्राम, एक्सेस डिमांड के केस में भी और आपको इन्फ्लेशनरी गैप के केस में भी। द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। तो एक टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लिया, दैट इज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। हम लोग देखें कि क्या कारण है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका क्या जो है इम्पैक्ट है, ये सब कुछ हम लोग देखें। उसको करेक्ट कैसे करेंगे वो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। ना हम लोग देखें मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप, ये जस्ट उसका उल्टा होगा, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन when aggregate demand is short of aggregate supply corresponding to full employment in the economy. इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज का यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन यदि डिमांड आपको कम हो जाएगा सप्लाई से तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। यानी कि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रहा है लेकिन आपको डिमांड जो है कम हो गया अचानक, तो फिर इसको बोलेंगे हम लोग डेफिशिएंट डिमांड। And deflationary gap refers to the situation of deficient demand. It is the shortfall in aggregate demand from the level required to maintain full employment equilibrium in the economy. अब यहाँ पे क्या होता है, जो डेफिशिएंट डिमांड होगा यानी कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो मालूम है मार्केट में भी आप देखे होंगे कि जब कोई चीज़ का गुड्स का सप्लाई ज़्यादा है और आदमी खरीद नहीं रहा है उसको, तो क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है, महंगाई नहीं सस्ता हो जाता है। तो महंगाई का उल्टा यहाँ पे सस्ता हो गया। तो महंगाई को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, प्राइस राइज को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जो सस्ता होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। तो डेफिशिएंट डिमांड जो होता है, डिमांड में जो कमी आ जाता है उसके चलते क्या हो जाता है, आपको प्राइस कम हो जाता है, प्राइस फॉल करता है, प्राइस नीचे चला जाता है, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। और इसीलिए जो गैप होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो गैप जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप का उल्टा होता है डिफ्लेशनरी गैप। जस्ट हैव अ लुक ऑन द डायग्राम। इस डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम बस उसी तरह का है, लेकिन एक चीज़ इसमें आप देखिएगा, वो देखिएगा कि उस केस में इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड के केस में एग्रीगेट डिमांड ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको डिमांड नीचे जा रहा है। क्यों डिमांड नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ डिमांड का फॉल हो रहा है। तो एक्चुअल में आपको जो है AD2 जो है वो आपको नीचे जा रहा है, और जो आपको पहले जो था AD0 जो है वो आपको ई पोजीशन पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, आपको AD = AS है, यानी कि पॉइंट ई जो है वो इक्विलिब्रियम
पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और वहाँ पे इकोनॉमी जो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट पे वर्क कर रहा है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल है। लेकिन जैसे ही डिमांड आपको नीचे चला गया तो आप देखिए ये जो गैप क्रिएट हुआ डिमांड सप्लाई के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि ये आपको डिमांड का कमी हो जाने से आपको प्राइस फॉल किया, प्राइस फॉल जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, और इस गैप को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस इन द coming class. We'll discuss more about this diagram also. I hope that you have understood how to draw the diagram of deficient demand, deflationary gap, excess demand and inflationary gap. So this is all about today's class. Thank you.